नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भावना साइकोलॉजी क्लासेस में। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो बेसिकली हमारा, जैसे कि आप सब जानते हैं, कल हमारा एक एग्जाम है MPC 02, जो कि हमारा बेसिकली किस पे बेस है। हमारे जो इन्फेंसी या फिर जो हमारी लाइफ लाइन की स्टेजेस होती हैं बेसिकली उस पे बेस है कि हमारी पूरी जो लाइफ होती है वो कैसी होती है, उसके बारे में है। ठीक है, कि एक बच्चा बर्थ लेता है और कैसे उसकी डेवलपमेंट होती रहती है, उसके बारे में इस जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अंदर पूछा गया है basically। ठीक है, तो हम देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं उन क्वेश्चंस के साथ जो कि लास्ट ईयर्स में आ चुके हैं, बार बार आ रहे हैं। ठीक है, उन सब के बारे में हम बेसिकली इनमें पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है, ये मैं क्यों करवा रही हूँ क्योंकि ये बेसिकली वीडियो बनाने का जो मेरा पर्पस है वो ये है कि अगर बाई चांस इस वीडियो को आप देख लेते हैं, आपकी तैयारी पूरी नहीं हुई, इस वीडियो को भी आप केवल देख लेते हैं, तो पासिंग मार्क्स तो आपके इनफ आ ही जाएंगे। ठीक है, 100% मैं नहीं बोलूंगी कि इसमें सिलेबस कवर है, लेकिन इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसमें इंक्लूडेड है बेसिकली। तो आपका एक दिन में आप जितना कर सकते हो इसमें से आप कर सकते हो। जिसको पर्सनली ये नोट्स बेसिकली चाहिए वो आप मेरे को भी पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और जिसको मतलब कि सिर्फ वीडियो देखने जिनका पर्पस है वो भी देख के पास हो सकते हैं। ठीक है, तो जितना मेरे से बन पाएगा उतना मैं आज करवा दूंगी इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी। ये 6 मार्क में क्वेश्चन काफी बार आया है, कई बार ये आया है 10 मार्क्स के अंदर भी। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है इन्फेंसी पीरियड की, तो बेसिकली हम देखते हैं द इन्फेंसी पीरियड इज द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ होल लाइफ स्पेन डेवलपमेंट। इट स्टार्ट फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर, 0 to 2 ईयर। कि एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तब से ही उसका इन्फेंसी का पीरियड स्टार्ट हो जाता है, और कब तक रहता है बेसिकली 2 साल के होने तक। ठीक है, कब तक रहता है, जब तक वो 2 साल का बेसिकली नहीं हो जाता तब तक। दिस इज द टाइम व्हेन fetus comes into the world from the mother's womb, where he lives almost 9 critical month। तो ये वो वाला पीरियड होता है जिसके अंदर क्या होता है कि जो फीटस होता है वो बेसिकली वो बाहर आ जाता है, मतलब कि अपनी मॉम की गर्भ में से बाहर आ जाता है, और बाकी की 9 मंथ की जर्नी बेसिकली काट के आता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इन्फेंसी पीरियड। ठीक है, बर्थ टू 2 ईयर। ठीक है, एडजस्टमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू द इन्फेंट एज ही हैज टू एडजस्ट विद द आउटर सराउंडिंग। अभी तक क्या हो रहा था कि बच्चा जो था माँ के गर्भ में रहता था, शिशु जो था वो माँ के गर्भ में था, तो उसको मतलब कि हैबिट हो चुकी थी वहां की कि कैसे उसने एडजस्ट करना है वहां पे। कि वहां पे तो उसने बोन बेसिकली वो डेवलप ही हो रहा था। ठीक है, तो उसको पता था कि वहां पे उसने कैसे एडजस्ट करना है। अब क्या है कि वो बाहर आ चुका है, उसको आउटर मोस्ट जो एनवायरमेंट बेसिकली वहां पे एडजस्ट करना होता है। तो हमारी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई कि इस पीरियड के अंदर उसको एडजस्टमेंट करनी होती है आउटर सराउंडिंग से। ठीक है, एडजस्टमेंट करनी होती है, कहाँ पे करनी होती है, आउटर सराउंडिंग के साथ। ठीक है, बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसके साथ। मोस्ट ऑफ द इन्फेंट कंप्लीट देयर एडजस्टमेंट पीरियड इन 2 वीक्स और लेस देन 2 वीक्स। ठीक है, कई बार क्या होता है इन्फेंट्स एडजस्ट करना सीख जाते हैं केवल 2 हफ्ते के अंदर, कई बार 2 हफ्ते से भी कम का टाइम लेते हैं और वो एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, ज्यादातर बच्चे जिनका जो बर्थ हुआ होता है वो प्री मैच्योर हुआ होता है। कई बार आप देखते हो कि 9 मंथ का बेसिकली एक जर्नी होती है, बट 9 मंथ से पहले जिसका जन्म हो जाता है, कई बार 7 मंथ में बच्चों का जन्म हो जाता है, तो उसको हम प्री मैच्योर बोलते हैं। तो उनको एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, 2 हफ्ते से ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है, infancy period is a plateau in development. The growth and development which took place during the prenatal period suddenly come to a stop with birth। अब इसके अंदर क्या हुआ था, इन्फेंसी पीरियड के अंदर क्या होता है बेसिकली, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही होती है एक बच्चे की या माँ के गर्भ में, वो अचानक से स्टॉप हो जाती है जैसे ही इन्फेंसी पीरियड स्टार्ट होता है। हम सबको पता है कि बेबी जो होता है माँ के गर्भ में पल रहा होता है, और अचानक से जो उसकी डेवलपमेंट है वो स्टॉप हो जाएगी। कैसे स्टॉप हो जाएगी, जैसे ही जन्म लेगा फिर बाहर की सराउंडिंग के अकॉर्डिंग वो लेता है। ठीक है, इन्फेंट लॉसेस वेट आफ्टर बर्थ। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसका जो वेट होता है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अंदर उसको फुल न्यूट्रिशन मिल रहा था, सब कुछ प्रॉपर तरीके से मिल रहा था, लेकिन जैसे ही वो बाहर आया तो
सडनली उसको एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो बच्चे का जो वेट होता है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, इज लेस हेल्थी कंपेयर टू व्हाट इट वाज, जैसा वो था जन्म के वक्त उससे कम हेल्थी होना स्टार्ट हो जाता है। एट द एंड ऑफ दिस पीरियड इन्फेंट अगेन स्टार्ट गेनिंग वेट, जैसे ही पीरियड हमारा एंड होने को आता है वैसे ही बच्चा फिर से मतलब कि वेट गेन करना स्टार्ट करने लगता है। ठीक है, जैसे ये हमारा एंड होता है वैसे ही हम बच्चा जो है दोबारा से वेट गेन करना स्टार्ट कर देता है। जनरली आप देखते हो कि 2 साल तक बच्चा है वो मतलब कि 2 हफ्ते उसको एडजस्ट होने में लगे, जैसे ही 2 हफ्ते कंप्लीट हो गए उसके बाद एडजस्ट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और इन्फेंसी पीरियड के अंदर ही क्या होता है, कई बार आप ये भी देख रहे होते हैं कि बच्चा है वो 6 मंथ तक जब तक माँ का दूध पी रहा है तब तक वो हेल्दी है। ठीक है, 6 मंथ के बाद जैसे ही वो बाहर के मतलब कि फूड पे आता है वैसे ही उसका वेट फिर से कम होना स्टार्ट हो जाता है। देन उसको फिर एडजस्ट करना पड़ता है काफी सारी चीजें, पानी के साथ, पानी कैसा है, बाकी खाना कैसा है, सब चीजों के साथ उसको एडजस्ट करना पड़ रहा है। जैसे ही 2 साल का वो इन्फेंसी पीरियड उसका खत्म होता है देन वो फिर से वेट गेन करना स्टार्ट कर देगा यहाँ पे। ठीक है, तो थर्ड हमारी क्या है कि 0 to 2 वेट जो हमारा होता है बच्चे का वो जन्म लेने के बाद कम होना स्टार्ट हो जाता है। देन इन्फेंसी पीरियड के बाद बीच में मतलब कि बढ़ता घटता भी रहता है, लेकिन इन्फेंसी पीरियड के बाद जनरली बढ़ना दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, देन हमारा है इट इज सजेस्टेड दैट इन्फेंसी इज ए पीरियड ऑफ फ्यूचर प्रिडिक्शन, कि इन्फेंसी पीरियड के अंदर आप बच्चे का फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो। ये एक बेल जी थे जिन्होंने मतलब कि ये बताया था, जिन्होंने रिसर्च की थी बेसिकली बच्चों पे। उन्होंने बताया था कि इन्फेंसी पीरियड के बाद या फिर इन्फेंसी पीरियड के अंदर आप बच्चे का फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हो। वी कैन स्टार्ट सम फ्यूचर प्रिडिक्शन अबाउट द इन्फेंट, जैसे कई बार हम लोगों की नॉर्मल भी एक कहावत है कि पूत के पैर पालने में दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, कि बच्चे को देखने भर से ही पता चल जाता है उसकी स्टार्टिंग की 2 साल तक आप बच्चे को देखोगे उसी में आपको पता चल जाएगा बच्चे का माइंड कैसा है, माइंड डेवलपमेंट कैसी है, आईक्यू भी, आईक्यू तो मतलब कि थोड़ा सा लेट भी हम बोल सकते हैं, लेकिन वो इतनी जल्दी चीजों को कैच करना स्टार्ट कर देता है, वर्ड्स बोलना चालू कर देता है सिंगल सिंगल। चलने की जो स्पीड होती है बहुत जल्दी सीख रहा है, हर चीज चलना सीख रहा है, बैठना सीख रहा है, बहुत जल्दी भागना सीख रहा है। तो ये वो एज होती है जिसमें आप ये बोल सकते हो कि बच्चे का फ्यूचर आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है कि बच्चा हमारा कैसा मतलब कि आगे जाके निकलेगा। ठीक है, तो प्रिडिक्शन बेसिकली आप यहाँ पे कर सकते हो उसकी एक्टिविटीज को देख के। तो इन्फेंसी इज कंसिडर्ड ए पीरियड फुल ऑफ हैजर्ड्स इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट। अब इन्फेंसी हमारे एक ऐसा पीरियड है बेसिकली जिसमें आप क्या कर रहे हो, जिसमें बच्चे को बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है, फिजिकल भी, मेंटली भी, और वो कॉप अप करना सीख रहा है। बेसिकली साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट भी करनी है, काफी सारी चीजें उसने सीखनी है 0 to 2 ईयर। वो बाहर के एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करना सीख रहा है, लोगों को पहचानना सीख रहा है, देखना सीख रहा है लोगों को, कि बच्चा तो पैदा होता है ना उसको सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नजर आता है। ठीक है, उसके बाद वो धीरे धीरे उसकी जो रोशनी होती है वो बढ़ती चली जाती है और वो दूर तक भी देख पाता है और कलर्ड विजन उसका आ जाता है। ठीक है, तो फिजिकल एडजस्टमेंट भी होती है नए एनवायरनमेंट में, और साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट भी होती है, कैसे लोग उसको ट्रीट कर रहे हैं, खाना प्रॉपर टाइम से मिलना, पहले क्या था आराम से मिल रहा था फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं थी, बाद में क्या हो रहा है कि उसको रो के मांगना पड़ रहा है। द एटीट्यूड ऑफ द फैमिली मेंबर्स क्रिएट मोर डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर द इन्फेंट। अब घर के फैमिली मेंबर्स का एनवायरनमेंट कैसा है, उनका एटीट्यूड कैसा है बच्चे के प्रति, वो भी डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है गर्ल चाइल्ड होती है उसको लोग पसंद नहीं करते, कुछ फैमिलीज में उसको अच्छा नहीं माना जाता कि गर्ल्स का बोर्न मतलब गर्ल्स का जन्म हुआ है। हालांकि ये तो पुरानी बातें हो गई, लेकिन कई बार क्या होता है बच्चे को पसंद नहीं किया जाता। ठीक है, ये ऐसा है वैसा है वो वाली चीजें रहती है, तो वो थोड़ा सा रहता है। तो बेसिकली ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी जो आपकी 6 मार्क में आ सकती है। ठीक है, मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है इसमें, अगर आपको पढ़ना है तो आप इसमें पढ़ सकते हैं। देन आपका सेकंड क्वेश्चन आ सकता है 6 मार्क में कि कॉग्निटिव और लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट बताओ जो कि हमारे इन्फेंसी स्टेज में होती है। ठीक है, डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, डिस्कस द कॉग्निटिव एंड लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग, मैं यहाँ पे डाल देती हूँ कभी आपको कंफ्यूजन हो जाए, इन्फेंसी पीरियड। ठीक है, तो कौन कौन सी होती है बेसिकली हमारी सेंसरी मोटर स्टेज होती है, सेंसरी मोटर स्टेज होती है जो हमारी
इस पीरियड में होती हैं। ठीक है, मैंने बाकी क्यों लिखी हैं, ताकि टोटल अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि कॉग्निटिव और लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट कौन कौन सी होती है, तो आप बोल सकते हो सेंसरी मोटर स्टेज होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में ये होती है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी होती है हमारी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है, और उनमें ये डेवलपमेंट होती है हमारी लिंग्विस्टिक एंड कॉग्निटिव, इसलिए मैंने डाला है। लेकिन हमारी कॉग्निटिव और लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी पीरियड 0 to 2 ईयर में कौन सी होती है, सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज मतलब हाथ पैरों को हिलाना बेसिकली। ठीक है, ये इसके अंदर होती है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर हमारे क्या आ जाता है, सेंसरी मोटर स्टेज आती है बर्थ टू 2 ईयर। द फर्स्ट स्टेज इज द सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं, इन्फेंसी स्टेज भी बोलते हैं, विच लास्ट फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर ओल्ड। द इन्फेंट यूजेस हिज और हर सेंसेस एंड मोटर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, बिगिनिंग विद रिफ्लेक्सेस एंड एंडिंग विद कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसरी मोटर स्किल्स। दिस स्टेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 सेपरेट सब स्टेजेस एज गिवन बिलो। ठीक है, इस स्टेजेस को 6 अलग अलग स्टेजेस में बांटा गया बेसिकली सेंसरी मोटर स्टेज को। ठीक है, इसके अंदर बच्चा हाथ पैरों की मूवमेंट, मोटर मूवमेंट, बेसिकली मोटर स्टेज हम उसी को बोलते हैं, हाथ पैरों का मूवमेंट वगैरह करना, वो हम इसमें सीखते हैं। तो बर्थ से 1 मंथ तक बच्चा क्या सीखता है, रिफ्लेक्सिस। ठीक है, रिफ्लेक्सिस क्या होता है, जैसे कि सक करना, चीजों को देखना। क्योंकि आप देखते हो कि बच्चे जन्म लेते हैं ना, तो 1 महीने के अंदर वो सक करना, उसको पता है कि उसने दूध कैसे पीना है। ठीक है, उसको पता है उसने चीजों को सक कैसे करना है, उसको पता होता है चीजों को आपने देखना कैसे, तो वो आपको मतलब स्टेयर करता रहेगा, आपको देखेगा बड़े प्यार से। तो वो सारी रिफ्लेक्सेस बेसिकली इस वाले स्टेज में हमारे आ सकते हैं। ये होता है बर्थ टू 1 मंथ की स्टेज। ठीक है, तो एनवायरनमेंट को समझना चालू करता है, उसको देखता है इधर उधर। देन हमारी स्टेज आती है 1 to 4 मंथ की, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। ठीक है, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन में क्या आता है, बिटवीन 1 and 4 months द चाइल्ड वर्क ऑन एन एक्शन ऑफ इज ओन, which serve as a stimulus to which it respond with the same action and around we go। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली आपका क्या आ जाएगा, 1 to 4 मंथ की स्टेज होती है, जिसके अंदर जो बच्चा है वो वही सारे एक्शन करने की कोशिश करता है जिस तरीके की वो देखता है। ठीक है, वही सारी चीजें वो करने की कोशिश करता है। उसको कैसे बात करना है, जैसे आप उससे बात करोगे तो वो रिस्पॉन्ड देगा आपको। ठीक है, तो वो चीजों का एनवायरमेंट का रिस्पॉन्ड देता है। उसको भूख लगती है तो वो रोता है, उसको मतलब कि कोई चाहिए होता है अपने पास, देन वो क्राई करता है, उसका तरीका होता है। ठीक है, तो उससे रिस्पॉन्ड करता है बेसिकली, जो भी सिचुएशन उसको अपने आसपास नजर आती है। उसमें अकेला होता है तो वो क्राई करेगा, सोने का मन होगा तो रोएगा। ठीक है, कोई भी चीज का उसका मन होता है तो वो करता है। देन सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन होता है 4 to 8 मंथ। द चाइल्ड बिकम्स मोर फोकस ऑन द वर्ड एंड बिगेन टू इंटेंशनली रिपीट एन एक्शन इन ऑर्डर टू ट्रिगर ए रिस्पॉन्स इन द एनवायरमेंट। अब जो हमारी सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन होता है वो हमारा होता है 4 to 8 मंथ। इसके अंदर क्या होता है, बच्चे जो है वो ज्यादा फोकस्ड हो गया है, ज्यादा ध्यान से चीजों को देख रहा है। ये बच्चे को क्या होता है, अब इंटेंशनली वो रिपीट करना चालू करते हैं, जानबूझ के रिपीट करते हैं सीखने के लिए। ठीक है, कोई एनवायरनमेंट उसको चाहिए होता है, मतलब कि बाहर से कोई रिस्पॉन्स उसको चाहिए होता है, तो वो उन चीजों के लिए बेसिकली एक्शन यहाँ पे करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये ऐसा बच्चा होता है, जैसे 4 to 8 मंथ का जो चाइल्ड होता है वो बेसिकली आप देखोगे जनरली 8 मंथ का, कि उसको पता होता है कि उसके सामने उसको कौन सी चीज चाहिए। उसकी मतलब उस सामने से कोई चीज आप हटाओगे ना, तो उसको थोड़ी देर के लिए वो चीज याद रहती है बेसिकली। वरना आप छोटे बच्चे को देखते हो, उसके सामने से कोई भी चीज हटा लो उसको नहीं पता होता, लेकिन जो 8 मंथ का बेसिकली बच्चा होता है उसके सामने से आप कोई भी चीज हटाओगे, उसको मतलब कि थोड़ा सा ध्यान रहता है, उसको पता होती है कि मुझे क्या चीज चाहिए बेसिकली। ठीक है, देन कोऑर्डिनेशन सीखता है 8 to 12 मंथ। हैंड आई का कोऑर्डिनेशन, की जिस तरफ देख रहा है उसी तरफ इशारा करना, ये सारे कोऑर्डिनेशन वो 8 to 12 मंथ में सीखता है, जिस एज में वो चलना भी सीख रहा है। 4 to 8 में वो बैठना सीखता है, 8 to 12 में वो चलना भी सीख रहा होता है बेसिकली। ठीक है, तो जो चीज उसको चाहिए होती है वो भी डिमांड करता है, प्लस में उस ऑब्जेक्ट के साथ वो कोऑर्डिनेट करना, उसको खेलना भी सीखता है। जैसे कि बच्चा थोड़ा सा मतलब छोटा बच्चा होता है, वो पैर मारना सीखता है बॉल के, या फिर उसको आप कुछ भी हाथ में दोगे तो वो कैच कर पाएगा बेसिकली। ठीक है, वो इस एज में बेसिकली सीख रहा होता है। देन हमारा आता है टेरिटरी सर्कुलर रिएक्शन। टेरिटरी सर्कुलर रिएक्शन हमारा 12 to 24 मंथ होता है, मतलब 1 साल से 2 साल की एज। इसके अंदर क्या होता है, चिल्ड्रन बिगेन ए पीरियड ऑफ ट्रायल एंड ट्रायल एंड एरर बेसिकली, चीजें करके गलतियां कर करके सीखना बेसिकली। ठीक है, ट्रायल एंड एरर क्या होता है, ट्राई करते रहो, गलतियां होंगी, देन बच्चा सीख जाएगा। जैसे कि बच्चा दौड़ना सीखता है, बार बार गिरता है बार बार गिरता है, लेकिन लास्ट में वो दौड़ना सीख जाता है बेसिकली।
ठीक है, एक बार गिरेगा, 2 बार गिरेगा, चीजों को पकड़ने की कोशिश करेगा, एक बार करेगा, 2 बार करेगा, सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश करेगा, एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, नहीं कर पाता, गिरता है, पड़ता है, लेकिन दोबारा चलना सीख जाता है। तो ये ट्रायल एंड एरर की स्टेज है कि आप एक बार करके देखोगे, 2 बार करके देखोगे, देन आप तीसरी बार कर लोगे। इसको हम बोलते हैं ट्रायल एंड एरर स्टेज भी बोलते हैं, टेरिटरी सर्कुलर रिएक्शन स्टेज भी बोलते हैं, 1 to 2 मंथ के बीच की होती है बेसिकली, ठीक है। देन हमारा आता है अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट, ठीक है। चिल्ड्रन बिगेन टू डेवलप सिंबल टू रिप्रेजेंट इवेंट और ऑब्जेक्ट इन द वर्ड इन द फाइनल सेंसरी मोटर सब स्टेज। इसके अंदर क्या होता है कि बच्चा जो है उसको पता होता है कि किसको उसने किस चीज का नाम से बुलाना है, और सिंबल से बेसिकली वो रिप्रेजेंट करना सीख जाता है, शेप्स वगैरह को पहचानना बेसिकली सीख जाता है इस चीज में, ठीक है। नाम नहीं बता पाएगा लेकिन सीख जाता है, ठीक है। मतलब अगर आप उसको 2 साल का बच्चा है, अगर आप उसको ये बोलोगे ना कि आप क्रीम का वो बॉक्स उठा के लेके आओ वहां से, या फिर क्रीम का बॉक्स लेके आओ, तो वो है ना वहां से उठा के उस चीज को लेके आएगा आपके पास, ठीक है। वो इतना मतलब उसका सेंस हो जाता है उस वक्त में कि वो पहचान ले चीजों को। तो ये अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट वही होता है कि वो इवेंट को ऑब्जेक्ट को पहचानना स्टार्ट कर देता है यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। देन आपका आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। जो 0 to 2 एज होती है उसमें बच्चा कौन कौन सी लैंग्वेज सीखता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट उसकी कैसी होती है इस एज में बेसिकली। वही एज है इन्फेंसी स्टेज, उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होती है। अभी हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात की थी, लैंग्वेज डेवलपमेंट की अब सीख रहे हैं कैसे होती है। देयर आर 4 मेन कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, ईच कंपोनेंट हैज इट्स ओन अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट पीरियड, ठीक है। फर्स्ट हमारी होती है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी के अंदर क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द रूल्स अबाउट द structure and sequence of speech and sound from shortly after birth to around 1 year। बच्चा पैदा होता है और उसके 1 साल तक वो बच्चा कैसे साउंड निकालता है बेसिकली वो इसके अंदर आते हैं। द बेबी स्टार्ट टू मेक स्पीच साउंड एट अराउंड 2 मंथ। 2 साल के आप बेबी को देखोगे वो मतलब कि आवाजें निकालना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जनरली उससे पहले आजकल के बच्चे होते हैं वो थोड़े से एडवांस है, वो 1 महीने में निकाल देते हैं, ठीक है, साउंड निकालना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आप देखो कि छोटा बच्चा है 2 महीने का, वो आवाजें निकालना स्टार्ट कर देता है, मतलब देरी नहीं है, 2 साल का बच्चा भी आवाजें निकालना स्टार्ट कर देता है, कू की आवाजें निकालना वो स्टार्ट करता है, विच मोस्टली कंसिस्ट ऑफ वोवल साउंड। जैसे कि हम ए, ई, आई, ओ, यू इस टाइप के वो वर्ड्स साउंड बेसिकली निकालता है, ठीक है। एट अराउंड 4 मंथ, 4 महीने का बच्चा हो जाता है, तो उसकी जो कूइंग, जो कू की आवाज निकाल रहा था वो बैबल, मतलब कि बड़बड़ाना, बैबल करना, मुंह में बोलना, उस टाइप की आवाजें, बैबलिंग बेसिकली उसकी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और या कई बार क्या होता है कि वो इस टाइप की मतलब कि वर्ड्स बोलना और वोवल्स को लगातार बोलना वो स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो तो जितना वो समझता है उतना कुछ बोलना बेसिकली सीखता है इसके अंदर, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली उतना नहीं बट थोड़ा सा बोलना सीखता है। 1 से 2 साल का बच्चा होता है वो रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देता है कि बच्चा मतलब कि हमारी मम्मी या फिर घर के बाकी फैमिली मेंबर क्या बोल रहे हैं, और उसको करेक्टली प्रोनाउंसिएट करना सीख जाता है, ठीक है। जैसे आप देखते हो कि 1 साल का बच्चा है, उसको मम्मा पापा, दादा दादी, नाना नानी सारे वर्ड्स वो क्लियरली बोल पाता है, ठीक है, करेक्टली प्रोनाउंसिएट करना सीख जाता है, ठीक है। तो एक एक वर्ड वो बोल पाएगा। 1 साल का बच्चा होगा वो बोल पाएगा। 1 से 2 साल का बच्चा होगा वो प्रोनाउंसिएट काफी अच्छी तरीके से कर लेगा। कई बार बच्चा मतलब थोड़ा सा लेट भी बोलता है, मतलब 1.5 साल की उम्र में भी एक एक वर्ड बोलना स्टार्ट करता है, लेकिन जनरली क्या होता है 18 मंथ का जो पीरियड होता है वहां पे बच्चा छोटे छोटे वर्ड बोलना सीख जाता है, ठीक है। Some strategies include repeating the first consonant vowel in a multi-syllable word, TV, Didi, deleting unstretched syllables in a multi-syllable word, banana। तो कुछ लगातार मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स बोलना जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो वो इजिली बोल पाएगा। या दादा, नाना, इस टाइप के वर्ड है ना वो मतलब कि जो जिसमें डबल रिपीटेशन आता है बेसिकली वो जल्दी बोलना सीखता है। देन सिमेंटिक्स आ जाते हैं आपके। सिमेंटिक्स कंसिस्ट ऑफ वोकेबलरी। जैसे फोनोलॉजी क्या होता है, जैसे कि आप फोनिक साउंड बोलते हो उसमें क्या होता है छोटे छोटे साउंड होते हैं बेसिकली, वो बेसिकली यहाँ पे आ गई हमारी। देन सिमेंटिक्स आता है। सिमेंटिक्स में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ वोकेबलरी एंड हाउ कंसेप्ट आर एक्सप्रेस थ्रू वर्ड्स।
वर्ड्स के जरिए कैसे कोई भी चीज बोलनी है, वो आते हैं हमारे सिमेंटिक्स में, वोकेबलरी बेसिकली हमारी आती है। जैसे बर्थ से लेके 1 साल का बच्चा है, द लैंग्वेज वी अंडरस्टैंड डेवलप बिफोर प्रोडक्शन द लैंग्वेज वी यूज। ठीक है, जो चीजें वो समझने की कोशिश करता है उसको वो इजिली ग्रैब भी कर पाता है। जो लैंग्वेज हम घर में बोलते हैं वो बच्चा जनरली सीख जाता है। देर इज अबाउट ए 5 month लैंग्वेज इन बिटवीन द टू, 5 month lag in between the two. Babies have an innate preference to listen to their mother's voice. Babies can recognize familiar word and use pre-verbal gesture. From 1 to 2 year, vocabulary grew to several hundred words. आप देखोगे कि 5 या 6 महीने का बच्चा होता है, कई बार थोड़ा सा लेट भी, वो जो उसकी मॉम बोलती है वो जनरली उसको रिकॉग्नाइज करना या फिर दूसरों की साउंड रिकॉग्नाइज करना। मतलब कि अगर बच्चा सामने देख रहा है, कमरे में है और बाहर से साउंड आ रही है, तो वो इजीली रिकॉग्नाइज कर पाता है, पहचान पाता है कि मेरे मॉम बोल रही है, फादर बोल रहे हैं या फिर कोई बाहर का पर्सन बोल रहा है, तो वो इजीली उस चीज को पहचान जाएगा। ठीक है, तो 5 महीने का बच्चा क्या है, पहचान लेता है, वो उसको रिकॉग्नाइज करना सीख जाता है, जेस्चर को पहचानता है। आप गुस्सा दिखा रहे हो, उसको हंस रहे हो, वो चीज समझता है। ठीक है, फ्रॉम 1 to 2 year वोकेबलरी ग्रो टू सेवरल हंड्रेड वर्ड। जब बच्चा 1 या 2 साल का हो जाता है तो उसकी जो वोकेबलरी है वो बेसिकली 100 वर्ड्स तक बढ़ जाती है, 100 वर्ड उसको आ जाते हैं उसको। ठीक है, 2 साल के बच्चे को। देर इज a vocabulary spurt between 18 month to 24 month which include fast mapping। ठीक है, 18 मंथ का बच्चा होता है वो 2-2 4-4 वर्ड ऐसे मतलब बोलना सीख जाता है, जैसे दादा, नाना, चाचा, पापा, मतलब जो डबल रिपीटेशन वाले होंगे। 2 साल का होते होते वो 100 वर्ड सीख जाता है। फास्ट मैपिंग इज द बेबीज एबिलिटी टू लर्न ए लॉट ऑफ न्यू थिंग्स क्विकली। तो फर्स्ट हमारी फोनेटिक्स थी, जो थी फोनोलॉजी भी बोल सकते हैं। फर्स्ट हमारी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट थी उसमें फोनोलॉजी स्टेज थी, देन हमारी सिमेंटिक्स स्टेज थी। ठीक है, इसके अंदर तो हमने 24 मंथ तक ही देखना है, उसके बाद का नहीं देखना है, बेसिकली 3 to 5 ईयर का नहीं देखना है बेसिकली। अब ग्रामर के बारे में है। ग्रामर इन्वॉल्व्स 2 पार्ट। द फर्स्ट पार्ट इज सिंटेक्स, इट रेफर टू द रूल्स इन विच वर्ड आर अरेंज इनटू सेंटेंस। From 1 to 2 years, children start using telegraphic speech, which are 2 word combination। 1 या 2 साल का जो बच्चा होता है वो टेलीग्राफिक स्पीच बोलना सीख जाता है इस एज में। ठीक है, ये सेकंड हमारी थर्ड स्टेज है बेसिकली, जिसमें वो ग्रामर मतलब कि लर्न करना सीख रहा है। लैंग्वेज के अंदर ग्रामर लर्न करना सीख रहा है, 2 वर्ड्स को जोड़ जाना कि यहाँ जाना है, या फिर पहनो चलो इस टाइप से बोलना, या मम्मा चलो इस टाइप से बोलना, वो सीख जाता है। देन हमारी आती है प्रैग्मेटिक स्टेज। इट इन्वॉल्व्स द रूल्स फॉर एप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसके अंदर बच्चा कम्युनिकेट करना सीखता है, यूजिंग लैंग्वेज फॉर ग्रीटिंग, डिमांडिंग, चेंजिंग लैंग्वेज फॉर टॉकिंग डिफरेंटली डिपेंड ऑन वो इट इज यू आर टॉकिंग टू, फॉलोइंग रूल्स सच एज टर्न टेकिंग, स्टेइंग ऑन टॉपिक, etc. From birth to 1 year, babies can engage in joint attention, sharing the attention of something with someone else. Babies also can engage in turn-taking activities. By 1 2 year, they can engage in conversational turn-taking and topic maintenance. आप देखोगे कि 1 साल से छोटा बच्चा है, उसके सामने टॉपिक चेंज करो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बच्चा 2 साल का हो जाता है या 1 से 2 साल के बीच में होता है, तो अगर वो किसी चीज को लेकर जिद कर रहा है, उसके सामने से कोई चीज हटा दी जाए तो उसको याद रहेगी, वो उस पर जिद कर सकता है। ठीक है, तो ये प्रैग्मेटिक्स लैंग्वेज यहाँ पे आ जाती है बेसिकली, जिसमें बच्चा जॉइंट अटेंशन से टर्न टेकिंग एक्टिविटीज पे आ जाता है, कन्वर्सेशनल एक्टिविटीज पे बेसिकली आ जाता है। ठीक है, देन हमारा क्वेश्चन आता है, डिस्कस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के बारे में बताना है, और ये हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अप्रोच है बेसिकली, और एडोलेसेंस स्टेज में बताना है। ठीक है, एडोलेसेंट स्टेज हमारी कौन सी होती है, टीन स्टेज जो होती है हमारी। ठीक है, जनरली 19 ईयर तक होती है, बेसिकली टीन स्टेज में आती है। ठीक है, तो ड्यूरिंग एडोलेसेंट ईयर देयर आर मेनी रीजन फॉर टीन टू अंडर परफॉर्म एट स्कूल एज इज गिवन बिलो। बहुत सारी ऐसी मतलब की चीजें हो सकती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जिसकी वजह से एडोलेसेंट जो होता है वो अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता। ठीक है, जैसे कि उसको लैक ऑफ मोटिवेशन, या प्रोत्साहन ना देना, प्रॉब्लम एट होम और विद पीयर्स, बड़े लोगों के साथ या रिलेटिव्स के साथ या फैमिली में प्रॉब्लम होना,
जिस वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे मतलब कि जो अप्रोच दी गई है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, उसके अंदर हम ऐसी चीजों की बात करते हैं कि जिस वजह से बच्चा अपने मतलब कि उसकी डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है, ठीक है। और ये हमसे पूछा गया कि एडोलेसेंट स्टेज में ऐसे क्या होती है, कैसी चीजें होती है जिसकी वजह से उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेसिकली मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। उसके बारे में हमारी बात करते हैं इंफॉर्मेशन अप्रोचिंग प्रोसेसिंग अप्रोच। तो लैक ऑफ मोटिवेशन इसके अंदर आता है, प्रॉब्लम एट होम और विद पीयर्स, घर में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चे की मेंटल एक्टिविटी डेवलप नहीं हो पा रही, कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। वो और वर्क हैबिट और स्टडी स्किल, वर्क हैबिट अच्छी नहीं है कि टाइमली किसी भी काम को खत्म ना करना, स्टडी स्किल नहीं है उसके अंदर कि कब स्टडी करनी है, कोई प्रॉपर टाइम नहीं है घर पे भी, और स्कूल में भी मतलब कुछ प्रॉपर नहीं है कि ध्यान दे। इमोशनल और बिहेवियरल प्रॉब्लम हो सकती है कि इमोशनली अच्छा नहीं है, या फिर उसको अपनी इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। बिहेवियरल प्रॉब्लम हो सकती है कि बिहेव अच्छे प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा है। लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, सच एज डिसलेक्सिया हो सकता है कि मतलब कि वर्ड्स अरेंज करने में या समझने में प्रॉब्लम हो रही है, पढ़ा नहीं जा रहा, रीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है। डिस्ग्राफिया हो सकता है, डिसकैलकुलिया हो सकता है, कैलकुलेशन में मैथ्स की प्रॉब्लम करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी भी हो सकती है, काफी सारी है जो हमारे पास। एडीएचडी हो सकता है कि अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, की बार बार मतलब डिस्ट्रैक्ट होना बच्चा इतना, मतलब कि उसको हाइपर एक्टिव होता है कि बच्चा एक जगह पे बैठ नहीं पाता, ठीक है। तो एडीएचडी हो सकता है बच्चे को, ये भी लर्निंग डिसेबिलिटी बेसिकली वो आती है जिससे हम लर्न नहीं कर पाते। एडीएचडी होता है कि जहाँ पे बच्चा हाइपर एक्टिव होता है, एक जगह रुक के नहीं बैठ पाता, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है कि आपका आईक्यू लेवल जो है बच्चे का वो कम है, मेंटली रिटार्डेड है बेसिकली, ठीक है। मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है कुछ, ठीक है। तो ये बेसिकली इनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच बेसिकली हमारी बात करती है। Adolescent achievement motivation focus on adolescent belief, value and goals. These belief, goal and value changes during early and middle adolescence which lead to decline in their motivation during this period. आप देखते हो कि जिस बच्चे को कभी भी प्रोत्साहन नहीं दिया जाता, मोटिवेशन नहीं मिलती, वो उतना अच्छा नहीं कर पाते। जिनको मोटिवेशन मिल जाती है वो उतना अच्छा कर लेते हैं, ठीक है। तो मोटिवेशन पे भी डिपेंड करता है, सिर्फ पैसे लगा देने से बच्चा अच्छा नहीं करेगा। उसको चाहे आप हॉस्टल में डालो, चाहे बोर्डिंग स्कूल में डालो, चाहे कहीं भी डालो, उसको मोटिवेशन मिलना बहुत जरूरी है। कई बार मैंने देखा है कि पेरेंट्स ये बोलते हैं कि मेरा बच्चा पता नहीं क्यों अच्छा नहीं कर पा रहा, मैं इस पे इतने पैसे लगा चुकी हूँ। तो पैसे लगाने से नहीं होगा, जब तक आप बच्चे को मोटिवेशन नहीं दोगे, मोटिवेट नहीं करोगे, तब तक बच्चा अच्छा नहीं कर लेगा, ठीक है, अच्छा नहीं करेगा वो, ऑब्वियस सी बात है। तो मोटिवेशन भी एक चीज है जो जरूरी है बच्चे के लिए, ठीक है। तो इस एज में क्या होता है कि मिडिल स्कूल काउंसलर होते हैं स्कूलों में रखे जाते हैं। अब नई जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अनुसार मतलब कि क्या कहते हैं, स्कूल में भी काउंसलर होना जरूरी है, स्कूल काउंसलर का होना जरूरी है, ताकि वो बच्चे के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है उसको पहचान पाए और उनके पेरेंट्स से, उनकी क्लास टीचर से बात कर सके कि उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, बच्चे की जो एकेडमिक नॉलेज है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, या ओवरऑल नॉलेज को कैसे, या उसको जो डिफिकल्टी आ रही है उसको कैसे चेंज किया जा सकता है, ठीक है। अब जो मिडिल स्कूल काउंसलर है वो कैसे इस चीज को कर सकते हैं, कॉपरेशन से। काउंसलर टीचर का और एडमिनिस्ट्रेशन का जो कॉपरेशन होता है आपस में मिलके कोऑर्डिनेट करके, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके, उनको बता के, उनको साइको एजुकेट करके, उनको एजुकेशन देके कि हाँ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। प्रोग्राम चला के नए नए जिसके थ्रू बच्चा इम्प्रूव कर पाए, या फिर उसके पेरेंट्स को मतलब कि क्या कह सकते हैं, एजुकेट किया जाए। रिस्पॉन्सिव काउंसलिंग करके, पर्सनल इश्यू पे बात करके, कल्चरल अवेयरनेस करके कि बच्चे को बुली किया जा रहा है या फिर उसको इस तरीके से बोला जा रहा है कि उनको बुरा लग रहा है, उनको हर्ट हो रहा है। एडवोकेसी फॉर एन अटेंशन एज टू डाइवर्स नीड ऑफ ऑल स्टूडेंट, जितनी भी डाइवर्स नीड्स हैं अलग अलग बच्चे की, उनके बारे में बात करके, ठीक है। तो इस तरीके से हम बच्चे को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसको हम किशोरावस्था भी बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक समझ में आया। देन फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वो वाले क्वेश्चन है जो जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। डिस्क्राइब सोशल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन ड्यूरिंग अर्ली स्कूल ईयर। अर्ली स्कूल ईयर में सोशल डेवलपमेंट जो होती है बच्चे के अंदर, उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देनी है, बातें करनी है, ठीक है। जनरली बातें बनानी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बातें बनानी है वो क्या होनी चाहिए, मतलब वाली होनी चाहिए, फालतू की नहीं, गप्पे वाली ठीक है। तो स्कूल चिल्ड्रन वर्ड्स
एक्सपेंड ग्रेजुअली फ्रॉम फैमिलीज टू स्कूल। अब जो स्कूल के बच्चे होते हैं जनरली वो स्कूल के अंदर एंटर होते हैं, अभी तक उसकी जो फैमिली थी, उनके आसपास का एनवायरनमेंट क्या था, उनकी फैमिली थी। अब क्या है, उनका एनवायरनमेंट का जो सर्कल है वो बढ़ रहा है, स्कूल की तरफ भी जा रहा है। तो स्कूल में जो बच्चे हैं उनके साथ वो बात करेंगे, ठीक है, अपने सिबलिंग्स के साथ, वो सिबलिंग से कहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, फ्रेंड्स पे, ठीक है, सिबलिंग से फैमिली से वो फ्रेंड्स पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो फ्रेंड्स के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे। पेरेंट्स से मतलब की बातें, पेरेंट्स से हटके टीचर पे ज्यादा फोकस करना चालू करेंगे, नई नई चीजें सीखेंगे स्कूल में जाके। तो उनका सोशल सर्कल यहाँ पे क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। ऑल दिस वर्ड्स प्ले क्रूशियल रोल इन फॉर्मिंग चाइल्ड पर्सनैलिटी। और ये सारी चीजें एक बच्चे की पर्सनैलिटी को डेवलप करने में हेल्प करती हैं। आप देख पाओगे कि बच्चा अगर घर पे अकेला रहता है ना, सिर्फ अपने घर वालों के बीच में रहता है, तो वो उसको हमेशा टेंशन मिलती रहती है, पैम्परिंग होती रहती है, हर चीज टाइम पे मिल जाना, उसको नहीं समझ में आता शेयरिंग क्या होती है, पेशेंस लेवल क्या होता है, वेट करना क्या होता है। लेकिन जब बच्चा स्कूल में जाना स्टार्ट करता है तो अपने टर्न का वेट करना, कैसे आपने बात करनी है अपने मतलब कि टीचर से, कैसे उनको मतलब रिस्पेक्ट देनी है, वो सारी चीजें बच्चा कहाँ पे सीखता है, अपने स्कूल के अंदर सीखता है। फिर टीचर उनको बताते हैं कि आपको कैसे बात करनी है, आप इस तरीके से बात कर रहे हो, ये गलत है, ये सही है, आपको अपने टर्न की वेट करनी है, कैसे पंक्चुअल हो रहना है, कैसे डिसिप्लिन में रहना है। कि घर पे आप चिल्लाते हो, थोड़ा सा बात बात करते हो, पंक्चुअल नहीं भी हो तो कोई आपको कुछ नहीं कहता, अगर आप छोटे बच्चे हो तो, ठीक है। लेकिन आप स्कूल में जा रहे हो तो आपको अगर पंक्चुअल नहीं हो, डिसिप्लिन नहीं हो, टाइम पे नहीं जा रहे, लेट आ रहे, तो उसके लिए आपको बोला जाता है, आपको सिखाई जाती है वो चीजें। तो ग्रेजुअली आप वो सारी चीजें सीखते हो, ठीक है, जो कि आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में हेल्प करती है। आपकी पर्सनैलिटी फ्यूचर में कैसी होगी वो इन सब सारी चीजों पे डिपेंड करती है कि आपका जो सर्कल है वो कैसा है, सोशल सर्कल। स्कूल एज चिल्ड्रन आर रेडी फॉर more responsibility both at home and outside. Parent can help children take responsibility for some household chores and personal items. अब बच्चों को स्कूल में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी, होमवर्क करना, ये सारी चीजें सिखाई जाती है। दिस इन्वॉल्वमेंट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन देयर डेवलपमेंट ऑफ यूजफुल स्किल। उनको कई सारी स्किल्स भी सिखाई जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो उनकी बढ़ाती हैं, आत्मविश्वास बढ़ाना, अप्रिशिएट करना उनको, टास्क कोई भी वो करते हैं डेली लिविंग से रिलेटेड, डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, डेली लिविंग वाले टास्क कर रहे हैं, अपना काम खुद करना सीख रहे हैं, तो बच्चों को वहां पे मोटिवेट किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है, ताकि वो उस चीज को सीख पाए, ठीक है। Research show that children with household responsibility behave in more nurturing, helpful and mature way than those who have no such demand upon them. ठीक है, बॉम्बिंग जो थे उन्होंने बात कही थी कि ये देखा गया है रिसर्च के अंदर कि जो बच्चे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने घर के अंदर भी, इवन वो बाहर भी क्या होते हैं, वो ज्यादा मेच्योर वे में या फिर हेल्पफुल वे में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अब हमने इसमें कई चीजों की बात की, पीयर ग्रुप की बात की है। पीयर ग्रुप बेसिकली आपका जो था यहाँ पे, फर्स्ट क्या था कि पेरेंट्स और फैमिली, वो था, ठीक है। पीयर्स आर एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। पेरेंट्स जो होते हैं या फिर आपकी फैमिली जो होती है वो आपको सिखाती है सोशलाइजेशन होना, सोशलाइज होना क्या होता है, लोगों से मिलना कैसा होता है, कैसा एटीट्यूड आपने रखना होता है लोगों की तरफ, कैसा बिहेव करना होता है, वो सारी चीजें आपको वहां से सीखने को मिलती हैं। Conformity is the mainstay of the peer group structure. If the child's moral reasoning leads him to be conscious of rules, and to be viewed as good school children, conform to the group because they value their peers' opinion even more than those of adults. आप देखोगे जनरली कि बच्चा ऐसा है जो टीचर की बात प्रॉपर तरीके से मान रहा है या फिर अच्छे से बिहेव कर रहा है, तो उसको हमेशा एक मतलब कि हमेशा मतलब कि सराहना होती है उसकी, अप्रिशिएट किया जाता है उसको, कि उसको हमेशा एक अच्छे बच्चे की तरीके से देखा जाता है, ठीक है। जिनके पेरेंट्स अच्छे होते हैं उनके जो चीजें वो सिखाते हैं, जो मतलब कि अच्छे तो सभी के होते हैं, लेकिन एक होता है ना कि टाइम पे सबको टीच करना, बेसिकली रोल मॉडल की तरह देखना, ठीक है। तो वो अपने पेरेंट्स की जैसा बनने की कोशिश करते हैं, और वो कैसे कैसे करते हैं ये चीजें, उससे उनको प्रोत्साहन दिया जाता है बेसिकली। देन सेकंड चीज होती है सोशल कॉग्निशन। सोशल कॉग्निशन हमारा कहता है कि यहाँ पे हमें इमोशन की, दूसरों की इमोशन की हमने कैसे नॉलेज लेनी है, वहां पे बात होती है कि एक बच्चा है जो उसका सोशल सर्कल इंप्रूव हो रहा है, वो क्या सीख रहा है कि दूसरों की जो इमोशंस हैं उनकी हमें कैसे रिस्पेक्ट करनी है, उनको हमें कैसे अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो बच्चे को ये रियलाइज होना स्टार्ट होता है उस एज में, स्कूल वाली एज में, कि दूसरों की फीलिंग्स क्या होती है, दूसरों के मोटिव्स क्या है, इंटेंशन क्या है, वो सारी चीजों को वहां पे सीख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी उस बच्चे की जो डेवलपमेंट हो रही है वो हो रही है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यहाँ पे बच्चे की हो रही है।
जैसे जैसे उसका सोशल सर्कल बढ़ता रहता है, चिल्ड्रन का जो सोचने की थिंकिंग होती है वो भी चेंज होती रहती है ग्रेजुअली, ठीक है। मतलब दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चा सीखता है बेसिकली। देन आता है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम हमारी होती है आत्मविश्वास, ठीक है। जैसे कि लोग हमें अप्रेजल देते रहते हैं, अप्रिशिएशन देते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं। कुछ हम अच्छा करते हैं तो हमें मतलब कि प्रेज किया जाता है, हमारी तारीफ की जाती है, तो उससे हमें समझ में आता है कि सेल्फ एस्टीम हमारी आत्मविश्वास बेसिकली बढ़ता रहता है। हमें पता चलता है कि हमारी सेल्फ वर्थ क्या है, हम किस लायक हैं, हम क्या ग्रेजुअली कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। वो सारी चीजों के बारे में हमें कैसे पता चलता है, जब हमारा आत्मविश्वास बूस्ट होता है, तो एक सेल्फ एस्टीम की स्किल भी हम वहां से सीखते हैं बेसिकली। अपना आत्मविश्वास के बारे में हमें वहां से पता चलता है, तब हमें बार बार प्रेज किया जाता है। जैसे कि एक बच्चा है जिसको हम मतलब कि मोटिवेट कर रहे हैं या फिर क्लैप कर रहे हैं, अगर वो अच्छा कर रहा है तो वहां से बच्चे को पता चलती है मेरी सेल्फ वर्थ क्या है, मेरी वर्थ क्या है, अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मेरी तारीफ होती है। इससे बच्चे का आत्मविश्वास बूस्ट होता है, बेसिकली बढ़ जाता है, ठीक है। तो जिनकी सेल्फ वर्थ बेसिकली बढ़ती रहेगी वो हैप्पी होते रहेंगे, और जिनकी सेल्फ वर्थ उनको लगता है कि कम है वो सैड होते रहेंगे या डिप्रेस हो जाएंगे। मैं नॉर्मली भी बच्चों को बोलती हूँ या फिर पेरेंट्स को बोलती हूँ, जो भी मतलब क्लास के लिए भी आते हैं या वैसे, तो उनको मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने बच्चों को एटलीस्ट जब भी बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है ना, उतनी बार उसकी तारीफ जरूर करो, उसको मतलब प्रेज करो और अच्छा करे, ताकि वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसको प्रेजल नहीं दे रहे हो और उसको ये लगे कि मैं कितना भी कुछ अच्छा करूँ लेकिन मुझे कभी भी मतलब कि क्या कहते हैं रीइंफोर्स नहीं किया जाता, या फिर मुझे कभी भी प्रेज नहीं मिलता, मेरी तारीफ नहीं होती, मैं कितना भी अच्छा करूँ। तो अगर बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसको जताना, उसको दिखाना जरूरी होता है, ताकि वो अच्छा हो और अच्छा करने के लिए मोटिवेट हो, ठीक है। तो बच्चे को ऐसा करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है। आप हमेशा देखो कि बच्चे कुछ गलत कर रहा है लेकिन आप उसको हमेशा डांटते हो अगर गलत करने पे, तो अगर बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसको मोटिवेशन भी तो मिलनी चाहिए, है ना। उसको अगर ये पता होना चाहिए कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, उसको ये भी तो पता होना चाहिए क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो इसलिए बच्चे को मोटिवेट भी करना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि वो क्या अच्छा कर रहा है। देन हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, डिस्कस साइको सोशल चेंजेस ड्यूरिंग ओल्ड एज। कौन कौन से ऐसे साइको सोशल चेंजेस होते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस प्लस में सोशल चेंजेस, जो कि हमारी ओल्ड एज में होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारा डाइजेशन लेवल कम हो जाता है, फिजिकली भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, सेंसिटिव लेवल हमारा कम हो रहा है, सेक्सुअलिटी कम हो रही है, एज बढ़ती जा रही है, चीजें हमें धुंधली नजर आनी स्टार्ट होती है, विजन हमारा कमजोर हो जाता है, एक्सटर्नल और इंटरनल काफी तरीके से ये सारे चेंजेस हमारे अंदर होते हैं। बाल झड़ना स्टार्ट हो जाना, हेयर वाइट होना स्टार्ट हो जाना, स्किन लटकना स्टार्ट हो जाना, पोस्चर में दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है, हम स्टिफ होके बैठते हैं जनरली, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हम स्टिफ होके नहीं बैठ पाते, झुक के बैठते हैं बेसिकली, ठीक है। वो सारे स्किन का ड्राई होना, थिन होना, रिंकल्ड पड़ जाना, वो सारे हमारे चेंजेस हैं बेसिकली। फंक्शनली भी बेसिकली हमारी कम हो जाती है। तो बेसिकली जो जो चेंजेस आते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। सेंसरी चेंजेस है, सेंसरी चेंजेस की स्मेल को मतलब कि लेट पता चलना, विजन धुंधला हो जाना, दिखना बंद हो जाना, सुनना कम हो जाना, स्मेल आनी बंद हो जाना, टच नहीं मतलब फील कर पाते कि किसका टच है बेसिकली, इस तरीके से मतलब चीजों को टच करके ना पहचान पाना। तो वो सारी चेंजेस चेंजेस हमारे सेंसरी चेंजेस आते हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा कुछ चेंजेस होते हैं कि इस टाइप पे हमें क्या होता है कि फ्रेंड सर्कल और फैमिली सर्कल हमारा थोड़ा सा कम होता चला जाता है, कुछ लोगों की हमारी डेथ हो जाती है, स्पाउस वगैरह की डेथ हो जाना, फ्रेंड सर्कल में काफी लोगों की डेथ हो जाना, कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहती है और लोगों की बस बढ़ती है आपके फ्रेंड सर्कल में, वो ग्रेजुअली कुछ लोग मतलब ये एक्सपायर हो जाते हैं और आपका फ्रेंड सर्कल छोटा हो जाता है। हियरिंग लॉस इसके अंदर हो सकता है, कि आपकी आवाज चली जाना, या फिर आपको मतलब लो पिच पे सुनाई देने लगना, बहुत सारी साउंड को ना पहचान पाना, ठीक है। जो जनरली आपको सुनाई देता है वो हाई पिच पे सुनाई देता है उस वक्त, तो वो सारी चीजें यहाँ पे हो सकती है इसकी आपकी, ठीक है। विजन का हमने बताया कि आपको दिखना जो होता है वो देर में दिखना या फिर धुंधला दिखना स्टार्ट हो जाता है इस चीज में, ठीक है। ये भी एक चेंजेस है कि आपकी जो आईज होती हैं वो कैसी होनी स्टार्ट हो जाती है, उसकी एज हो जाती है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहती है, तो जितना अच्छा आपको परफेक्टली 30s में दिखता था,
उतना अच्छा आप अब नहीं देख पाते। अब आपका विजन जो है वो धुंधला होना स्टार्ट हो जाता है, ब्लर हो जाता है बेसिकली। ठीक है। टेस्ट एंड स्मेल में फर्क आ जाता है कि कई बार क्या होता है कि एज के साथ हमारा जो टेस्ट की सेंसिटिविटी होती है वो भी चली जाती है। माइनर होता है, जनरली पता नहीं चलता, 70 की एज तक नहीं पता चलता, उसके बाद पता चलना स्टार्ट हो जाता है कि हमें स्मेल भी आनी कम हो जाती है, बट सीवियर नहीं होती है ये। ठीक है। देन टच। टच के अंदर क्या आता है कि आपकी स्किन के जो सेल होते हैं जो टच को मतलब फील कर पाते हैं चीजों को, पानी हुआ या फिर गर्म चीजें हुई, ठंडी चीजें हुई, उनको मतलब कि टच कर पाना, उनको सेंस कर पाना थोड़ा सा टफ हो जाता है इस वक्त। ठीक है। टच तो कर लोगे लेकिन बहुत सारी चीजों को आपको पता नहीं चलेगा उसको। जैसे कई बार आप गर्म चीज को हाथ लगाओगे ना, आपको अचानक से पता नहीं चलेगा, लेकिन थोड़ी देर आप हाथ लगा के रखोगे तो आपके हाथ आपको जले हुए मिलेंगे। ये भी होता है 70 की एज के बाद, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। बोन्स और मसल्स में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाना, चेंजेस आना, क्योंकि जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे ही आपकी जो मसल्स होंगी वो लटकनी, रिंकल्ड उन पे आने लग जाएंगे, ड्राई होने स्टार्ट हो जाती है, और बोन्स जो होती है वो ब्रोकन होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। उनमें थोड़ी सी इंजरी वगैरह या फिर उनका जो स्टेमिना भी नहीं बोलूंगी, बोन्स जो होती है वो बेसिकली घिसनी चालू हो जाती है, खराब होनी चालू हो जाती है। ठीक है। ब्रोक होनी स्टार्ट हो जाती है। जनरली आप देखते हो ना कि एक जैसे कि जैसे जैसे एज बढ़ती है लोगों की पैरों की कटोरियां चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है, जॉइंट्स जो होते हैं उनमें दरार आनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से उतना फास्ट या उतने अच्छे तरीके से नहीं वॉक कर पाते जितना कि वो पहले करते थे। तो ये हमेशा मतलब कि लेट एज में ही क्यों दिखता है, इसलिए क्योंकि ओल्ड एज के अंदर हमारे चेंजेस आते हैं बोन्स वगैरह में। टीथ एंड माउथ में आप क्या चेंजेस देखते हो कि टीथ के अंदर क्या चेंजेस आते हैं कि दांत घिसने चालू हो जाते हैं, टूटने चालू हो जाते हैं। ठीक है। गम डिजीज हो सकती है। और इनको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं बेसिकली हम, इनकी प्रॉपर केयर करवाते हैं, रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाते हैं। ठीक है। डाइजेशन से रिलेटेड इश्यू आ सकते हैं कि हमारा लीवर उतना अच्छा काम नहीं करता। ये सब हो सकता है कि आप जब अकेली हो जाते हैं, डिप्रेस होते हो या वरीड होते हो, तो आपका स्टमक अच्छा काम नहीं करता। ठीक है। तो डाइजेशन की प्रॉब्लम आपको हो सकती है उस वक्त, इसलिए जो ओल्ड एज वाले लोग होते हैं वो थोड़ा सा अपनी डाइट कम कर देते हैं उस वक्त। जैसे कि नॉर्मल आप यंग एज में 4 रोटी खा रहे थे, 5 रोटी खा रहे थे, वो ओल्ड एज में जाके आपकी 2 या 3 ही रह जाती है। सर्कुलेशन प्रॉब्लम हो सकती है कि हार्ट आपका स्लो वर्क करता है उस वक्त। ठीक है। बॉडी में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो स्लो है। ठीक है। आपकी जो ब्लड है या वेसल्स है वो स्लो वर्क कर रही है, सर्कुलेशन की प्रॉब्लम आपकी हो सकती है। इस वजह से आपका एनर्जी और स्टेमिना भी कम होता चला जाता है। ठीक है। ये बेसिकली कुछ प्रॉब्लम थी जो हमारी ओल्ड एज में हमारे चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि डिस्कस आइडेंटिटी डेवलपमेंट इन एडोलेसेंट। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है 14 ईयर की एज के बाद, ठीक है, टीनेज में जाकर बच्चे अपने आइडेंटिटी को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। आइडेंटिटी डेवलपमेंट बेसिकली हमारी एरिक्सन की थ्योरी में बात की गई थी कि आइडेंटिटी को ढूंढना, बच्चे अपने आप को अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से अलग हट के देखना स्टार्ट कर देते हैं इस एज में, और वो सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स से हट के हमारी क्या वैल्यू है, हमारी क्या आइडेंटिटी है। क्योंकि जनरली हमने देखा कि बच्चे को आपको हमेशा ये रिकॉग्नाइज करते हैं, उसकी जो रिलेटिव होते हैं कि आप इसकी बच्चे हो या इस फैमिली से आप बिलोंग करते हो, इस तरीके से आपको पहचाना जाता है। लेकिन आइडेंटिटी डेवलपमेंट वाली जो हमारी स्टेजेस होती है, बेसिकली जो एरिक्सन जी ने दी थी, उस स्टेज में बेसिकली बात करते हैं जो बच्चे करते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को पहचानने की कोशिश करते हैं बेसिकली, कि हमारे पेरेंट्स से, हमारी फैमिली से हटके हमने ऐसा कुछ क्या कमाया है लाइफ में जिसकी वजह से हमें जाना जाए। ठीक है। और ये बेसिकली हमारी आइडेंटिटी वाली जो स्टेज होती है चाइल्डहुड में स्टार्ट हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो जाती है बेसिकली हमारी एडोलेसेंस में। ठीक है। एरिक्सन ने डिस्क्राइब किया था आइडेंटिटी एज ए सब्जेक्टिव सेंस एज वेल एज एन ऑब्जर्वेबल क्वालिटी ऑफ ए पर्सनल सेमनेस एंड कॉन्टिन्यूटी paired with some belief in the sameness and continuity of some shared word image as a quality of unself-conscious living. This can be gloriously obvious in a young person who has found himself as he had found his कम्युनैलिटी। ठीक है। कि कैसे उसको उसकी कम्युनिटी से हटके समझा जाए, उसकी फैमिली से हटके उसकी क्या इमेज है उसको पहचाना जाए।
उसके बारे में उन्होंने बेसिकली बात की थी। और हम सभी के साथ ये लाइफ में एक ना एक बार होता है एडोलेसेंट स्टेज में, जब हम ये सोचते हैं कि हमें किस मतलब की चीज से हमें जाना जा रहा है, हमें लोग कैसे जानते हैं, हमारी फैमिली से हटके हम बहुत खुश होते हैं तब हमारे फ्रेंड सर्कल में लोग हमारे नाम से हमें बुलाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी खुद की इमेज बनी होती है उनके सामने, ऐसा नहीं कि हमारी फैमिली की वजह से वो हमारे फ्रेंड बने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता, हमारी वजह से वो हमारे कुछ हमारे साथ हमारे फ्रेंड सर्कल जुड़ जाता है, लोग हमें पहचानते हैं तो हमें अच्छा लगता है। ठीक है, तो आइडेंटिटी क्राइसिस वाला जो पार्ट है वो सबकी लाइफ में एक ना एक बार आता है एडोलेसेंट के टाइम। ठीक है, और ये हमारे डिपेंड करता है बेसिकली हमारी बॉडी टाइप पे, हमारे टेम्पेरामेंट कैसा है, गिफ्टेडनेस कैसे, वल्नरेबिलिटी पे, हम कैसे बात करते हैं, हमारा एटीट्यूड कैसा है, इन सब चीजों को मिला के हमारे बिहेवियर, हमारा फ्रेंड सर्कल, सब चीजों को मिला के डिपेंड करता है कि हमारी आइडेंटिटी कैसी बन जाती है बेसिकली। तो एरिक्सन की जो स्टेजेस थी साइको सोशल डेवलपमेंट की, उसमें आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में बात की गई है। ठीक है, ये टीनेज से स्टार्ट हो जाता है बेसिकली, जब बच्चा जो होता है या पीपल जो स्ट्रगल करते हैं बिटवीन फीलिंग ऑफ आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, कि अपनी आइडेंटिटी को पहचाना जाए या फिर उसका जो रोल होता है वो कंफ्यूज ही हो जाता है, उनको नहीं समझ में आता, वो कंफ्यूज ही रहते हैं कि क्या हुआ। ठीक है, जो अपनी आइडेंटिटी को पहचान पाते हैं, लाइफ में उनका मकसद होता है, चॉइसेस होती है, खुद की डिसीजन मेकिंग होती है, तो वो एक हेल्दी पर्सनैलिटी बनते हैं आगे जाके। अदरवाइज अगर वो कंफ्यूज रह जाते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता उनकी आइडेंटिटी क्या है, तो वे अनहेल्दी पर्सनैलिटी बनते हैं, अनहेल्दी पर्सनैलिटी बनते हैं बेसिकली। तो ये डिपेंड करता है आपकी बिलीव्स पे, आपकी एबिलिटीज पे, आपके पास के एक्सपीरियंस पे कि आप कैसी पर्सनैलिटी बनोगे बेसिकली। ठीक है, देन मोटर डेवलपमेंट के बाद बारे में बात करनी है अर्ली स्कूल ईयर में, मतलब कि अर्ली स्कूल ईयर मतलब कि बच्चा फर्स्ट क्लास से लेके फिफ्थ क्लास तक का बच्चा है। ठीक है, प्राइमरी सेक्शन का जो बच्चा है उसके बारे में बात करनी है। अर्ली स्कूल ईयर उसको बोलते हैं मोटर डेवलपमेंट, कि अर्ली स्कूल ईयर चाइल्ड में, प्राइमरी सेक्शन के बच्चे में कैसे होती है। अभी हमने इन्फेंसी स्टेज में बात की थी मोटर डेवलपमेंट के बारे में, थोड़ी सी बात की थी, एक स्टेज आती है मोटर डेवलपमेंट की उनकी। अब हम इसमें देखते हैं 6 to 11 ईयर का बच्चा है उसमें कैसे होते हैं। तो फर्स्ट ग्रॉस मस्कुलर कोऑर्डिनेशन की हम बात करेंगे, कि हैंड आई का कोऑर्डिनेशन होना, दोनों हाथ का कोऑर्डिनेशन होना, कैसे आप एक बच्चा है वो कैसे खेल रहा है बेसिकली। जैसे कि आप देखोगे एक 3 साल का बच्चा, एक साल का बच्चा और एक 11 साल का बच्चा कैसे एक बॉल को पकड़ता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है। या एक साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा और 11 साल का बच्चा है, वो बॉल को कितनी दूर तक फेंक पाता है। ऑब्वियस सी बात है उनकी डिफरेंट होगा, तीनों में डिफरेंस होगा। ऐसा क्यों होगा, कि वो कितने अच्छे से अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, जनरली एक साल का बच्चा है वो अपनी हथेली में कैसे पेंसिल पकड़ता है, इस तरीके से पकड़ता है। ठीक है, इस तरीके से वो अपनी पेंसिल को होल्ड करता है, पेंसिल तो नहीं है मेरे पास, इस तरीके से वो होल्ड करता है। ठीक है, लेकिन आप देखोगे कि 3 साल का बच्चा है उसको आप पकड़ाओगे तो वो ऐसे करके होल्ड करना स्टार्ट हो जाएगा, बेसिकली इस तरीके से होल्ड करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 11 साल का बच्चा वो प्रॉपर इस तरीके से करके लिखना भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों पे ये डिपेंड करता है कि कैसे आप कर पाओगे, आपकी एज के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। ये भी हमारी मोटर डेवलपमेंट है कि अपने हम हाथ का यूज कितनी अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं, ये मोटर डेवलपमेंट है। जहाँ पे भी मसल्स की बात आती है, अपने हैंड आई कोऑर्डिनेशन की बात आती है, अपने जॉइंट्स का हम यूज कर पाते हैं, उसको हम मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसमें दिया गया है कि बच्चा कैसे पेंसिल को कितने प्रेशर के साथ पकड़ सकता है। ये सारी हमारी ग्रॉस मस्कुलर कोऑर्डिनेशन था बेसिकली। जो अभी हमने बात की थी वो क्या था, हमारा ग्रॉस मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, पेंसिल को पकड़ना, अपने हाथों का यूज करना बेसिकली, हाथों को हम कितना प्रॉपर तरीके से यूज कर पा रहे हैं। देन फिर हमारा आता है फाइन मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। फाइन मस्कुलर कोऑर्डिनेशन में हमारी क्या आती है, राइटिंग स्किल्स, कितना अच्छा आप राइट कर पाते हो, कितने अच्छे से चल पाते हो, रन कितना अच्छा कर पाते हो, जंप कितना अच्छा कर पाते हो, किक कैसे मारते हो, वो सारी आपकी इसके अंदर आ जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है फाइन मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। फाइन में हमारा आ जाता है कितनी छोटी छोटी कैटेगरी, छोटी छोटी चीजों को हम कितना फाइनली उस चीज को कर पाते हैं। जैसे कि आपने वॉकिंग का स्टाइल देखा होगा, कितनी अच्छे से आप वॉक कर पा रहे हो, मॉडल्स की वॉक वॉक में, आपकी वॉक में, और नॉर्मली जो वॉक अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, जैसे हम किसी की वॉक से बता देते हैं कि यार ये कितना जेंटल लग रहा है। ठीक है, तो यार कितनी जेंटल लग रही है, कितनी अच्छी इसकी वॉक है।
ठीक है। वॉकिंग का स्टाइल, बात करने का स्टाइल, जंपिंग का स्टाइल, बेसिकली बात करने का इसमें नहीं आएगा क्योंकि हमारी मस्कुलर एक्टिविटी की हम बात करें, किक कैसे करते हो आप एक बॉल को किक करने का स्टाइल, जंपिंग का स्टाइल आपका कैसा है, वो सारी आपकी बेसिकली फाइन स्किल्स में आ जाएगा। ठीक है। तो ग्रॉस मस्कुलर कोऑर्डिनेशन हमारा फर्स्ट सीखा जाता है, देन सेकंड चीज हमारी जो सीखी जाती है वो फाइन मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। कि पहले आपको कुछ चीजों को पकड़ना आना चाहिए, फिर उस चीजों को आप कितने स्टाइल के साथ पकड़ रहे हो, कितने अच्छे से पकड़ रहे हो, वो आपका फाइन में आ जाता है। ठीक है। तो मसल्स हमारी बेसिकली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होती रहती हैं। ठीक है। जैसे से 11 ईयर का जो बच्चा है उसकी हैंड राइटिंग धीरे धीरे इम्प्रूव होती रहती है। एक छोटा बच्चा है जो 5 साल का है, उसकी हैंड राइटिंग आप देखोगे और एक 11 साल के बच्चे की आप हैंड राइटिंग देखोगे तो कितना इम्प्रूवमेंट बेसिकली इसमें आती है, आप वहां पे देख पाओगे। 11 साल का बच्चा उस वहां पे जब एक्टिविटी की या एफिशिएंट तरीके से किसी भी स्किल को करने की जरूरत होती है तो वो उसको ज्यादा अच्छे से कर पाता है बजाय कि एक 5 साल के बच्चे के। देन हम बात करेंगे फिजिकल डिसऑर्डर की, जो कि इस पीरियड में होता है। इस पीरियड का मतलब है यहाँ पे 6 to 11 ईयर। 6 to 11 ईयर की पीरियड में कौन सा या अर्ली स्कूल ईयर के बीच में, अर्ली चाइल्डहुड ईयर में कौन सा बेसिकली हमें डिसऑर्डर होते हैं, कौन से फिजिकल डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है। उनके बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिकली एडीएचडी इसके अंदर आता है। एडीएचडी दो तरीके का होता है, हाइपर एक्टिव एंड हाइपो एक्टिव। ठीक है। एक ही सॉरी, एडीएचडी बेसिकली हमारा होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हाइपर एक्टिव को हम हाइपो एक्टिव भी बोलते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं बेसिकली हाइपर एक्टिव क्या होता है। ठीक है। तो children with the disorder are distractible, impulsive, irritable and moody, slow in learning and inattentive। मतलब जो बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, जिनको एडीएचडी होगा, वो बच्चे कैसे होंगे, इजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। हाइपर एक्टिव मतलब इजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाना, इम्पल्सिव होंगे, छोटी छोटी बात पे रिएक्ट करना, इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, एक जगह उनको मतलब बैठने के लिए बोलो तो वो नहीं बैठ पाते बेसिकली। ठीक है। मूडी होते हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। लर्निंग स्लो होती है ऐसे बच्चों की क्योंकि वो अटेंशन नहीं दे पाते, इनअटेंटिव होते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते। फिजिकली सच चिल्ड्रन टेंड टू मूव फ्रॉम वन साइड टू अनदर। फिजिकली वो इधर से उधर उछल कूद करना स्टार्ट करना, इधर से उधर घूमना, कॉन्स्टेंटली ना बैठना, अजीब अजीब तरीके के साउंड निकालना। उनका बिहेवियर थोड़ा सा अजीब होता है, चाउटिक होता है, जनरली भूल जाते हैं क्या उन्हें करना था। ठीक है। सीक्वेंस में कोई चीज नहीं करते। ये सारी की सारी चीजें आपकी किस में आ जाएंगी, एडीएचडी के अंदर। ठीक है। फिजिकल डिसऑर्डर है 6 to 11 ईयर में। हाइपो एक्टिव होते हैं, एक तो हाइपर एक्टिव हुआ, दूसरा हमारा एडीएचडी के अंदर जो होता है वो हाइपो एक्टिव हो सकता है। हाइपो एक्टिव में आपका आता है चिल्ड्रन विद डिसऑर्डर शो लेस देन नॉर्मल एक्टिविटी। एक जो नॉर्मल एक्टिविटी लेवल होता है बच्चों का, उससे भी बहुत स्लो ये बेसिकली वर्क करते हैं इसके अंदर। ठीक है। जनरली डे ड्रीमिंग करना, दिन में सपने देखना जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। सेफ चिल्ली वाली बातें करना। ठीक है। इनका जो बिहेवियर होता है जनरली क्वाइट होता है, अनडिस्ट्रैक्टिंग होता है, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाते इजिली, क्वाइट होते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं कोने में। नॉर्मल से भी बहुत ज्यादा स्लो होना, जिनको हम आलसी भी बोल देते हैं या फिर हम भोंदू बोलते हैं जिनको नॉर्मल वे में। ठीक है। वो सारे इसमें आ सकते हैं। जनरली लोग इनको आप क्लास में ऐसे बच्चों को देखते हैं जिनको कोई नोटिस नहीं करता, हाइपो एक्टिव उन बच्चों को बोला जा सकता है, लेकिन उसमें भी देखा जाता है कि आपका लेवल क्या है। ठीक है। देन इसके अंदर आता है एग्जीक्यूशन ऑफ मोटर स्किल्स कैसी हैं आपकी, कि मोटर स्किल्स को आप कितनी अच्छे से यूज कर सकते हो, इसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। फिजिकल डिसऑर्डर है ये भी एक तरीके का। एग्जीक्यूशन ऑफ मोटर स्किल, कितने एग्जीक्यूट, कितने अच्छे से आप कर पा रहे हो, कितने बेकार तरीके से आप कर रहे हो अपने मोटर स्किल का यूज। अभी हमने बात की थी ग्रॉस मस्कुलर भी बात की थी, बेसिकली हमने मोटर स्किल में आपकी मूवमेंट आ जाती है, बेसिकली कितने अच्छे से आप यूज कर सकते हो। ठीक है। वो सारा आपके इसके अंदर आ जाएगा, जैसे कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन, स्पीड कैसी है, पावर कैसी है, एजिलिटी कैसी है, बैलेंस कितना अच्छा बना पा रहे हो, जितने भी मोटर्स का यूज है वो कितना अच्छा कर पा रहे हो। मोटर्स यहाँ पे बेसिकली हम अपने हाथ और पाँव की बात कर रहे हैं। ठीक है। मोटर एक्टिविटी में हमारे हाथ पैरों का यूज जिसमें होता है, कितना फास्ट आप दौड़ पा रहे हो, कितने एक्यूरेट तरीके से आप कोई भी चीज कर पा रहे हो, कोई भी टास्क कर पा रहे हो, कितना लॉन्गर डिस्टेंस आप
कवर कर पा रहे हो कितनी जल्दी? बेसबॉल खेलना, बास्केटबॉल खेलना, फुटबॉल, डांसिंग, स्विमिंग, रोलर स्केटिंग, टेनिस, तो जिसमें भी हाथ पैरों का यूज होता है कितना अच्छा कर पाते हो, वो सारे आपका इसके अंदर आ जाते हैं बेसिकली। ठीक है। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव टू ह्यूमन डेवलपमेंट। लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव टू ह्यूमन डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या है कि वो ऑन लाइफ स्पैन हमारा क्या होता है, हमारी थ्रू आउट लाइफ कौन कौन से प्रोसेस होते रहते हैं उसको हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। बेसिकली एक जिंदगी पूरी हमारी, उसको हम लाइफ स्पैन बोलेंगे। ठीक है। लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव टू ह्यूमन डेवलपमेंट कौन कौन से प्रोसेस, कौन कौन से स्टेजेस बेसिकली आ रहे हैं, कौन कौन सा टाइम आ रहा है बेसिकली इसके अंदर, वो हम बात करेंगे इसके अंदर लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव के अंदर। इट इज द पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम कंसेप्शन एक्सटेंडिंग टू डेथ। ठीक है। बर्थ लेने से लेके आपका बॉर्न टू टॉम जो सफर होता है, मतलब कि जन्म दिया आपने तब से जब तक आप की मृत्यु नहीं होगी, वो वाला टाइम जो होता है वो लाइफ स्पैन होता है आपका। इसके बीचों बीच आपकी डेवलपमेंट होती रहती है बेसिकली। ठीक है। जैसे आपकी नॉलेज है वो बढ़ती रहती है, हमेशा कभी नहीं रुकती। ठीक है। आप लर्न करना सीखते रहते हो, हमेशा चीजें सीखते रहते हो एक्सपीरियंस से, जानबूझ के, इंटेंशनली, अनइंटेंशनली आपकी चीजें चलती रहती हैं। लोगों के बिहेवियर में, बिहेवियर से संबंधित कोई चीजें सीखते हो, एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं जो आपको काफी सारी चीजें सिखाते हैं। ठीक है। वो सारी आपकी आ जाएंगी इसके अंदर। ठीक है। अब एक क्वेश्चन बीच में आता है कि बाय बेटर अंडरस्टैंडिंग हाउ एंड व्हाई पीपल चेंज एंड ग्रो, क्यों लोग चेंज होते हैं या फिर बढ़ते रहते हैं, क्यों ग्रो करते हैं, उनकी नॉलेज कैसे बढ़ती रहती है, कैसे वो अपनी फुल पोटेंशियल यूज कर सकते हैं, तो कैसे हम लोगों से सीख सकते हैं सारी चीजें, वो सारी हमारी लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के अंदर आती हैं बेसिकली। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं इसके। अब डेवलपमेंट, बेसिकली डेवलपमेंट की बात हुई है लाइफ स्पैन डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट कई तरीके की हो सकती है, अलग अलग डोमेन की हो सकती है। बायोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हो सकती है कि फिजिकली, फिजिकल आप में क्या चेंजेस आ रहे हैं, फिजिकली आप कैसे डेवलप कर रहे हो, सोशली आप कैसे चेंज हो रहे हो, सोशल सर्कल आपका कितना अच्छा हो रहा है, कितनी रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप आपकी कैसी है, लोगों के साथ इंटरेक्शन आपका कैसा है, वो सारी आपकी सोशल डेवलपमेंट होगी। कितने लोगों से आप मिलते हो। इमोशनल डेवलपमेंट हो सकती है कि कैसे आप अपने इमोशनल अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस, आपका अपने इमोशंस को कितना अच्छा आप मेंटेन कर पाते हो, बेसिकली इमोशनली कितना इंप्रूव कर पाते हो अपने आप को। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ आपने रोना है, कहाँ आपने हंसना है, किन बातों पे आपने कैसे रिएक्ट करना है। ठीक है। वो इमोशनल बेसिक डेवलपमेंट आपकी होती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि आपका थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप हो रहा है, कितना अच्छा डेवलप हो रहा है, कितनी अच्छे से आप अपने मतलब थॉट्स को मैनेज कर पा रहे हैं, ये सारा आपका लाइफ स्पैन डेवलपमेंट में आ जाता है। और इसी के जरिए आपके बिहेवियर में, आपकी स्किल्स में, आपकी एबिलिटी में, आपकी पर्सनैलिटी में वो सारी चीजें बेसिकली झलक उसकी दिखाई देती है। जैसे कि आप देखते हो कि एक बच्चा मतलब पैदा होता है, वो एक ब्लैंक स्लेट के जैसा होता है, उसको क्या क्या सीखता है वो बच्चा, कैसे कैसे उसकी डेवलपमेंट होती रहती है, नई नई चीजें, लैंग्वेज सीखता है, बिहेव करना सीखता है, कैसे एडजस्ट करना है, कैसे कमाना है, कैसे खाना है, लाइफ में लोगों के साथ कैसे इंटरेक्शन करना है, वो सारी चीजें इवन डेथ तक वो कुछ ना कुछ सीखता ही जाता है। ठीक है। ये सारा आपका लाइफ स्पैन डेवलपमेंट का पीरियड होता है। ठीक है। अब वेरियस इश्यूज इन लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, कौन कौन से आपकी डेवलपमेंट की इश्यू आ सकते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपकी लाइफ में कौन कौन से इश्यूज आते हैं बेसिकली। ठीक है। उसके बारे में बेसिकली, जैसे कई लोगों को मतलब कि किसी की, उनके आसपास किसी की डेथ हो जाती है फैमिली मेंबर की, तो ग्रीफ में चले जाते हैं, किसी को लॉस कर देते हैं। कई बार अपनी सेल्फ एस्टीम हम लोग मतलब की प्रॉब्लम में आ जाती है, आत्मविश्वास हमारा डगमगा जाता है कई बार, सर्वाइविंग डिसेबिलिटीज बेसिकली कई बार आ जाती हैं, हेल्थ हमारी बेकार हो जाती है कई बार, वो सारी चीजें इसमें आती है। ठीक है। तो फर्स्ट हमारा कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी होते हैं, इसके अंदर बेसिकली आपका क्या आता है। ठीक है। continuity and discontinuity में बेसिकली आपका क्या आ जाता है, द क्वेश्चन ऑफ वेदर डेवलपमेंट इज सॉलिडली एंड इवनली कॉन्टिन्यूअस और वेदर इट इज मार्क्ड बाय ए स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है। डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट वो एडवोकेट द कॉन्टिन्यूअस मॉडल डिस्क्राइब डेवलपमेंट एज ए रिलेटिवली स्मूथ प्रोसेस। कुछ लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट बेसिकली कॉन्टिन्यूअस है, कुछ लोग कहते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस है।
कॉन्टिन्यूस वाले ये जोड़ देते हैं कि हमारी लाइफ में टोटल लाइफ में डेवलपमेंट होती रहती है अलग अलग टाइप से, लेकिन डेवलपमेंट होती रही है, कभी भी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कभी नहीं रुकता। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि डिसकॉन्टिन्यूस है, कभी बढ़ती रहती है, कभी घटती रहती है, कभी रुक जाती है, फिर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, या फिर एक टाइम के बाद बंद हो जाती है, कुछ लोग ऐसा मतलब कि बोलते हैं। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं स्मूथ है, फ्लो में चलती रहती है, बढ़ती रहती है। Then आता है stability and change. Another issue which is of importance to development psychology is the issue of stability versus change. The question here is whether development is best characterized by stability, कि जो आपकी डेवलपमेंट है वो स्टेबल रहती है या फिर चेंज हो जाती है। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन आता है, कुछ लोगों को लगता है कि मतलब कि जो हमारी डेवलपमेंट है वो स्टेबल रहती है, कुछ लोग कहते हैं स्टेबल नहीं रहती। अब जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दिया गया है कि एक बच्चा है या फिर एक पर्सन है जो स्टार्टिंग में शर्मीला होता है, शाई होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो शाई नहीं रहता है। तो इससे क्या हुआ, हमारी डेवलपमेंट स्टेबल है या अनस्टेबल है? हम बोल सकते हैं अनस्टेबल है बेसिकली। ठीक है, तो डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आ सकता है इसके अंदर? नेक्स्ट हमारा नेचर वर्सेस नर्चर की थ्योरी आ सकती है। नेचर वर्सेस नर्चर हमारा कहता है वेदर द बिहेवियर अल्टीमेटली डेवलप बाय द चाइल्ड इज ड्यू टू हेरिडिटरी फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर। नेचर एंड नर्चर कहता है कि हमारा जो बिहेवियर होता है एक हमारी लाइफ के अंदर, वो हमारे पेरेंट्स के जरिए जो हेरिडिटरी फैक्टर होते हैं, जो हमने डीएनए के जरिए लिए हैं उसकी वजह से होता है, या फिर लाइफ में जो एनवायरमेंटल फैक्टर है जो हमारे आसपास हो रहा है उसकी वजह से हम जो सीख रहे हैं उसकी वजह से होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये बहुत कॉम्बिनेशन होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों चीजें इक्वली मतलब कि अफेक्ट डालती हैं बच्चे पे। ठीक है, कि उनका बिहेवियर कैसा रहेगा, बेसिकली उनकी डेवलपमेंट कैसी रहेगी। तो एक तो कुछ हेरिडिटरी फैक्टर भी होते हैं जो वो लाइफ में अपने पेरेंट्स से लेके आया है थ्रू डीएनए, और कुछ होता है कि वो एनवायरमेंट से क्या सीख रहा है बेसिकली उसमें भी। तो ये कुछ इश्यूज से बेसिकली इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। देन हमारा हो सकता है कॉग्निटिव चेंजेस ड्यूरिंग ओल्ड एज। कॉग्निटिव चेंजेस कैसे कैसे आ सकते हैं ओल्ड एज के दौरान? पहले हमने कुछ चेंजेस की बात की थी, उसके अलावा कॉग्निटिव चेंजेस जो ओल्ड एज में आ सकते हैं उन चेंजेस के अलावा वो हमने फिजिकल चेंजेस भी थे, साइको सोशल चेंजेस थे, वो बेसिकली हमारे यहाँ पे कॉग्निटिव मतलब माइंड से, मेंटल एक्टिविटी से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे कार्डियोवास्कुलर और रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ इन्फेक्शन हो सकते हैं, कुछ कैंसर हो सकता है जिसकी वजह से हमारी मेंटल एक्टिविटी भी अफेक्ट होती है। आपने देखा होगा हार्ट मतलब कि हार्ट अटैक के केसेस, ऑक्सीजन लेवल कम आना, या दमे का मतलब कि अस्थमा अटैक होना, वो सारे आप कब देखते हो? बेसिकली इस एज में देखते हो, ओल्ड एज के अंदर ज्यादा होते हैं बेसिकली। ठीक है, हमारे जो लंग में टिश्यूज होते हैं वो थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं। स्लीपिंग इफेक्ट भी होते हैं कुछ लोग की, हम अच्छा सोते हैं, जितना ज्यादा हम सोएंगे उतना हम हेल्थी होते हैं। कई बार क्या होता है कि हम प्रॉपर तरीके से नींद नहीं ले पाते, ओल्ड एज में आके हमारी जो नींद होती है वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है, जितना हम मतलब कि यंग एज में सोते थे उतना हम नहीं लेते। हाथ पाँव में दर्द होना, वो सारी चीजें इसमें देखी जाती है। सेक्सुअलिटी की प्रॉब्लम होती है कि सेक्सुअल डिजायर कम हो जाना, फिजिकल कैपेसिटी उसमें इंगेज होने की कम हो जाना, इमोशनली प्रॉब्लम हो सकती है, वो इसमें देखी जाती है बेसिकली, जिसकी वजह से हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट धीरे हो जाती है या फिर हमारी मेंटल एक्टिविटी स्लो हो जाती है। ये सारी कुछ थी हमारी चेंजेस थे ओल्ड एज के। पहले वाली चेंजेस आप लिख सकते हो इसके अंदर। अब कैरेक्टरिस्टिक बतानी है बेसिकली लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। ठीक है, आपका सब्जेक्ट यही है, यही सब्जेक्ट का नाम है बेसिकली लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। अब इसके बारे में आपको कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। लाइफ स्पैन डेवलपमेंट क्या होती है? लाइफ लॉन्ग होती है, मतलब कि जब तक आप जिंदा हो तब तक बढ़ती रहती है, आपकी डेवलपमेंट होती रहती है थ्रू मतलब कि अलग अलग तरीके से, सोशली होती है, मेंटली होती है, फिजिकली होती है, कॉग्निटिव लेवल पे होती है, बढ़ती रहती है बेसिकली। ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट वगैरह तो लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट है, हमेशा बढ़ती रहेगी, लाइफ लॉन्ग है, ऐसा नहीं है कि बीच में रुक जाएगी, चलती रहती है, डेवलपमेंट होती रहती है। देन डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल होती है मतलब एक डायरेक्शन नहीं होती, अलग अलग होती है। बायोलॉजिकल डेवलपमेंट हो सकती है, कॉग्निटिव हो सकती है, इमोशनली हो सकती है, सोशली हो सकती है। अलग अलग टाइप से डेवलपमेंट हो रही है, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक लेवल पे हो रही है, चार अलग अलग लेवल पे हो रही है ना, तो मल्टी डायमेंशनल है, सिंगल डायमेंशनल नहीं है, सिंगल डायमेंशन नहीं है इसकी। ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में हो रही है, सिर्फ इमोशनली डेवलप कर रहे हो तो इमोशनली ही कर रहे हो। मल्टी डायरेक्शनल भी है।
मल्टी डायरेक्शनल मतलब कि हो सकता है कभी आपकी इमोशनल डेवलपमेंट बढ़ रही हो और फिजिकल डेवलपमेंट वही हो। कई बार हो सकता है कि फिजिकल डेवलपमेंट आपकी हो रही है लेकिन इमोशनली आप उतना डेवलप नहीं कर रहे, सोशली आप उतना नहीं कर रहे हो। कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है, जैसे कि आप एक एक्टिविटी देखो, आप 4 महीने से लगातार अपने घर पे पढ़ाई करते हो, आपकी कॉग्निटिव लेवल, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ रहा है, उसका डेवलप हो रहा है, लेकिन आपका सोशल सोशल एक्टिविटी उस वक्त कम हो रही है, सोशल डेवलपमेंट कम हो रही है। तो मल्टी डायरेक्शनल है, कभी कुछ बढ़ता है कभी कुछ बढ़ता है, ठीक है। डेवलपमेंट इज प्लास्टिक। प्लास्टिसिटी का आता है हमारे, बेसिकली प्लास्टिसिटी हम बोलते हैं रेफर टू द विद इन पर्सन वेरिएबिलिटी व्हिच इज पॉसिबल फॉर ए पर्टिकुलर बिहेवियर डेवलपमेंट। क्या कौन कौन सी वेरिएशन हो सकती है बेसिकली, ठीक है, वो इसमें देखी जाती है बेसिकली। जैसे कि कई बार आप देखते हो किसी पर्सन का, किसी बच्चे का अगर ब्रेन निकाल दिया जाए तो उस ब्रेन से रिलेटेड जो डेवलपमेंट होती थी वो उतनी ही रह जाएंगी। बाकी दूसरी साइड के ब्रेन की जो जैसे कि हमारे हेमिस्फेयर के हिस्से होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फेयर, राइट हेमिस्फेयर। लेफ्ट हेमिस्फेयर निकाल दिया जाएगा तो उससे लेफ्ट हेमिस्फेयर जिस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल था वो डेवलपमेंट उतनी नहीं हो पाएंगी, बल्कि राइट साइड की जो वो होती रहेंगी। अब डेवलपमेंट जो होती है वो कॉन्टेक्चुअल होती है। कॉन्टेक्चुअल मतलब सिचुएशन पे भी डिपेंड करती है। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के लोग डिफरेंट डिफरेंट चीजें सीखते हैं बेसिकली, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं इसके अंदर। जैसे कि मैं अपनी लाइफ में कुछ और सीख रही हूँ। कॉन्टेक्चुअल मतलब कि सिचुएशन पे डिपेंड होना, हमारी लाइफ के एनवायरमेंट पे डिपेंड होना। मैं अपनी लाइफ में कुछ और सीख रही हूँ, आप लोग कुछ और सीख रहे हो, वो सारी चीजें इसमें, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी होती है कि सबका लाइफ में एक्सपीरियंस अलग अलग होता है ना, तो सब अलग अलग चीजें सीखते हैं, अलग अलग डेवलपमेंट होती है। मल्टीडिसिप्लिनरी की कोई चीजें हमें कुछ और अलग चीजें सिखाती है। जैसे कि अगर हम साइंस की बुक पढ़ रहे हैं तो हमारी सारी तरीके की डेवलपमेंट तो नहीं होंगी साइंस की बुक से, सिर्फ हमारी अलग अलग टाइप की होंगी बेसिकली। अगर हम न्यूरो साइंस की, न्यूरोलॉजी की बुक पढ़ रहे हैं तो हमारी न्यूरो साइंस से रिलेटेड या फिर हमारी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो बढ़ेगी वहां पे, ठीक है। बाकी सारी हमारी मोटर स्किल्स वगैरह या फिर इमोशनल डेवलपमेंट तो वहां से नहीं बढ़ जाएगी। तो जिस चीज की हम पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जिस चीज को हम सीख रहे हैं एक्सपीरियंस के थ्रू, बाकी चीजों के थ्रू, वही हमारी चीज बढ़ती है बेसिकली। मल्टी डिसिप्लिनरी की जो जिन चीजों को हम देखते हैं, जिन चीजों से सीखते हैं, वही चीज डेवलप होती चली जाती है। या कुछ चीजों को फिर हमें रिसर्च करनी पड़ती है। डिसिप्लिन का मतलब है जिस चीजों पे आप रिसर्च कर रहे हो वो चीज बढ़ती चली जाएगी। चाहे वो सोशल सर्कल पे आपका रिसर्च करना है, या पढ़ाई पे रिसर्च करना है, या फिर खेल कूद पे रिसर्च करना है, वो चीजें आपकी बढ़ती चली जाएगी। डेवलपमेंट के अंदर आपकी बेसिकली लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के अंदर आपकी ग्रोथ होती है, मेंटेनेंस होती है, रेगुलेशन की जरूरत होती है, ठीक है। और हिस्टोरिकल कंडीशन पे डिपेंड होती है हमारी डेवलपमेंट, ठीक है। बाकी आपकी चाइल्डहुड, पॉवर्टी, वो सारे फैक्टर भी होते हैं। नॉर्मेटिव हिस्ट्री क्रेडिट इन्फ्लुएंस होता है, नॉर्मेटिव इवेंट होते हैं, डेथ होती है किसी के घर में, वो सारी चीजें हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। जनरेशन के थ्रू हमें अगर कोई बीमारी भी होती है तो उससे भी हम कुछ सीखते हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट हमारी बेसिकली काफी सारी चीजों से चलती रहती है। अब पीरियड ऑफ जाइगोट क्या होता है बेसिकली? फर्टिलाइजेशन टू एंड ऑफ सेकेंड वीक, ठीक है। जाइगोट कब बनता है बेसिकली? जब फर्टिलाइजेशन होता है वहां से लेके जब सेकेंड वीक तक बच्चा गर्भ में होता है, माँ के गर्भ में, तो उसको जाइगोट का पीरियड बोलते हैं, ठीक है। हाफ ऑफ ए पर्सन जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम हिज फादर एंड हाफ कम्स फ्रॉम द मदर। सबको पता है फैक्टर होते हैं कि हाफ हमारा मदर से आता है, हाफ हमारा मतलब कि फादर से आता है, ठीक है। तो दोनों को जो कॉम्बिनेशन होता है उसकी वजह से हमारी जेनेटिक जो पोटेंशियलिटीज होती है वो आती है, जो स्पर्म से फर्टिलाइज होती एग बनता है बेसिकली, ठीक है। और इसी को हम, जब इसके अंदर न्यूक्लियस आता है फर्टिलाइज एग्स के अंदर, और इसको हम जाइगोट बोलते हैं। इसके बाद एक नए पर्सन कैसा बनेगा, उसका जो पैटर्न होगा वो उसमें आ जाता है बेसिकली। The first cell in which the male gene are joined with the female is called zygote. The zygote look like an unfertilized egg. Unfertilized egg की तरह लगता है. The egg is so much larger than the sperm.
दैट इट कैन एब्जॉर्ब द स्पर्म विदाउट शोइंग इट, ठीक है, उसको दिखाए बिना मतलब शो कर सकता है। The unfertilized egg has only 23 chromosomes and whereas the zygote has 46। 23 क्रोमोसोम होते हैं और जाइगोट के अंदर 46 होता है। कि 23 क्यों होते हैं अनफर्टिलाइज के अंदर, कि वो सिर्फ मॉम का होता है, ठीक है। तो फादर का भी उसमें कॉम्बिनेशन आता है, 23 वहां से, 23 वहां से, 46 हो गए, ठीक है। ये हम सबने पढ़ा है बेसिकली 8th क्लास में साइंस में। देन हम ईगोसेंट्रिज्म इन एडोलेसेंट पे आते हैं। ईगोसेंट्रिज्म हमारा क्या होता है, एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द साइकोसोशल डेवलपमेंट कंट्रीब्यूटिंग टू द एडोलेसेंट पीरियड इज एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म बेसिकली, ठीक है। जो भी हमारी साइकोसोशल डेवलपमेंट होती है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारा एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। Adolescent egocentrism include a belief system carried by adolescents that make them consider themselves as special and unique. Egocentrism अगर हम adolescents की बात करें तो उसमें एक बहुत ईगो बेसिकली होना कि हमारे मोरल्स क्या है, हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारे अंदर कुछ स्पेशल ऐसी चीज क्या है जिसकी वजह से हम खुद पे प्राउड कर सकते हैं, वो सारा हमारा ईगो सेंट्रिज्म होता है बेसिकली। नॉर्मल हम क्या बोलते हैं, ईगो बेसिकली, ठीक है। नॉर्मल हम कहते हैं कि इस पर्सन में ईगो आ गई है बेसिकली। तो ईगो आना क्या होता है, बेसिकली होता है कि सेल्फ कॉन्शियस होना, अपने बारे में पता होना, अपनी डिसीजन मेकिंग, अपना एटीट्यूड, अपना बिलीफ सिस्टम बेसिकली होना, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम दूसरों के भरोसे चल रहे हैं लाइफ में, ऐसा नहीं होना चाहिए। ईगोसेंट्रिज्म हमारा बेसिकली होता है कि हमारा मतलब कि पर्पज क्या है, हम क्या सीख रहे हैं, हमारे मोरल्स क्या है, हमारे एथिक्स क्या है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, हमारी सेल्फ एस्टीम क्या है, हम कितने अवेयर हैं अपने बारे में, कितने अच्छी तरीके से बाकी चीजों को मैनेज कर रहे हैं, वो सारा हमारा क्या होता है बेसिकली ईगोसेंट्रिज्म, ठीक है। अहंकारवाद भी बोलते हैं इसको। अहंकारवाद क्यों होता है, अहंकार क्यों आता है, कि एक पर्सन को पता है कि मेरे अंदर ये चीजें हैं, तो अहंकार उसमें आ जाता है, ठीक है। तो ये इंसान अहंकार उसी में होगा जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। तो बेसिकली हमारा यही था इसके अंदर, जो बहुत जरूरी क्वेश्चन थे वो इसमें सारे कवर हो गए हैं। जिसको पीडीएफ चाहिए वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, अदरवाइज मैं इस वीडियो को यूट्यूब पे अपने शेयर कर रही हूँ, आप वहां से देख सकते हैं। थैंक यू।